हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 29 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहले आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो सब हम कवर करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज है वो हम कहां से कवर करते हैं? द हिंदू न्यूज़पेपर से हम ये न्यूज उठाते हैं या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज हम उठाते हैं। जैसे कि आपको पता है ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। 27 जुलाई को सैटरडे था और 28 जुलाई को संडे था, तो आपकी कक्षा नहीं हो पाई थी। आज 29 जुलाई है और आज क्या है? मंडे है। तो इन 3 दिनों की जो मुख्य न्यूज बनती है उन सबको हम कवर करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप भी बताते चलिएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं आज पहले इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। जापान के टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे भारतवर्ष के लिए। अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले महात्मा गांधी, उनकी प्रतिमा का अनावरण अगर जापान में किया गया है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इनके बारे में हम बातचीत करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। रवि किशन जो कि भाजपा सांसद हैं, उन्होंने भोजपुरी को आधिकारिक दर्जा देने के लिए एक विधेयक पेश किया है। रवि किशन के बारे में हम बातचीत करेंगे। भोजपुरी के बारे में तो आपको पता है ये एक लैंग्वेज है जो मूल रूप से बिहार के एरियाज में बोली जाती है। भोजपुरी आपने सॉन्ग भी सुने होंगे, उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत की रवि किशन ने जब उन्होंने विधेयक पेश किया था, तो वो सब बातें भी हम कवर करेंगे। मालदीव ने भारत द्वारा उपहार में दिए गए विमान से चिकित्सा निकासी फिर से शुरू कर दी है। मालदीव के बारे में तो आपको पता ही होगा, कुछ समय पहले वहां पर एक राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने ट्रेंड चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो भारत को अपने देश से बाहर कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पानी है वो पुल के नीचे से ही गुजरता है, तो भारत के साथ उन्हें संबंध बनाना ही पड़ेगा और लंबे समय तक अगर चलना है तो। मालदीव चीन का समर्थक माना जाता है, वो सब बातें कवर करेंगे। चलिए जी, उसके बाद में हम बात देखेंगे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के जिस जिस राज्यों में मुख्यमंत्री हैं या फिर उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात की और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और 3 राज्यपालों में फेरबदल किए गए हैं। तो वो सब बातें कवर करेंगे कि कौन कौन से राज्यों में अब नए राज्यपाल होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। नीति आयोग क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना कब हुई, वो सब बातें हम कवर करेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। फिर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। यूक्रेन के बारे में तो आप जानते होंगे, यूक्रेन की राजधानी कीव है और ये वही यूक्रेन है जिसका रूस के साथ टकराव चल रहा है। तो देखेंगे हम इसके बारे में भी। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है, ये बहुत बड़ी बात है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक जीतकर हमारे भारत का खाता खोल दिया है। और उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। वो सारी बातें कवर करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे।
श्रीलंका ने महिला T20 एशिया कप में अपना पहला खिताब जीता है और फाइनल मैच में श्रीलंका की महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को हरा दिया। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि भारतीय महिला टीम फाइनल में दूसरी बार हारी है, ठीक है ना। उससे पहले जो मैच हुआ था फाइनल का, उसमें भारतीय महिला टीम बांग्लादेश से हारी थी और अब की बार श्रीलंका से हारी है। श्रीलंका ने अपना पहला खिताब जीता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी भारतीय महिला टीम किसी से कमजोर है या फिर किसी से कम है। उन्होंने भी 7 बार खिताब जीत रखा है, ठीक है। श्रीलंका की ये पहली शुरुआत है। तो इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हम 9 न्यूज कवर करेंगे और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आज की इस कक्षा में EAM जयशंकर इन्वोक्स महात्मा गांधीज टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस अनवील्स हिज बर्स्ट इन टोक्यो। विदेश मंत्री जयशंकर ने महात्मा गांधी के शांति के शाश्वत संदेश का आह्वान किया, टोक्यो में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। गांधी जी was the greatest advocate of how to live in harmony with nature, Mr. जयशंकर said। श्री जयशंकर जी ने कहा कि गांधी जी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने के बड़े समर्थक थे। The timeless message of Mahatma Gandhi is that solutions do not come from a battlefield and no era should be an era of war is applicable. Even today, when the world is witnessing conflict, polarization and bloodshed, External Affairs Minister S. Jaishankar on July 28, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 28 जुलाई को कहा कि महात्मा गांधी का शाश्वत संदेश था कि समाधान युद्ध के मैदान से कभी भी नहीं आते और कोई भी युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। आज भी ये बात लागू होती है जब दुनिया संघर्ष, ध्रुवीकरण और रक्तपात देख रही है। तो महात्मा गांधी एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं। विश्व स्तर पे भी अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि वो भी एक विचारधारा है, ठीक है, जिसे हम गांधी विचारधारा के नाम से जानते हैं। तो जयशंकर ने ये टिप्पणी करते हुए बातें कही, ठीक है। और टोक्यो में ये क्या किया गया है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। टोक्यो के कहां पर, एडोगावा में फ्रीडम प्लाजा है, वहां पर ये अनावरण किया गया है महात्मा गांधी का। एक क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा बता देते हैं जापान के बारे में। जापान का राष्ट्रीय ध्वज आप देख पा रहे होंगे, ऐसा है उनका राष्ट्रीय ध्वज। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। वहीं पर तो ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है महात्मा गांधी की, है ना। और ये जापान यूएन का भी सदस्य है। यूएन जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, हिंदी में इसे हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी सदस्यता जापान ने कब ग्रहण की थी, 18 दिसंबर 1956 को जापान यूएन का सदस्य बना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पर देख लीजिए ये मूर्ति लगी हुई है महात्मा गांधी की, जहां पर ये अनावरण किया गया है। और ये हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उधर आपको ये दर्शक दिखाई दे रहे होंगे, ये जापानी लोग हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की ये परिभाषा किसकी देन है, क्या आप बता सकते हैं? किसने कहा था? महात्मा गांधी का ये विचार था। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय वही है जो, चाहे बच्चों की बात करें चाहे मनुष्य की बात करें, उनके मन और आत्मा का सर्वोन्मुखी विकास हो जाना चाहिए, वही वास्तविक शिक्षा है, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ये भी हमारे भारतवर्ष के एक बहुत अच्छे विद्वान दार्शनिक हुए हैं, एक अच्छे वक्ता हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस
स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये वही हैं जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रवि किशन इंट्रोड्यूसेस बिल फॉर ऑफिशियली स्टेटस टू भोजपुरी, सेज लैंग्वेज नोट अबाउट क्रॉस सॉन्ग्स। रवि किशन ने भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी अभी तो भाषा नहीं है, लेकिन भोजपुरी को आधिकारिक रूप से भाषा देने के लिए, यानी उसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल जाना चाहिए, इसीलिए एक विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि भाषा का मतलब अश्लील गाने नहीं है, क्योंकि आपको पता है भोजपुरी जब आप सिनेमा देखते हैं तो बड़े ही अश्लील प्रवृत्ति के आपको सॉन्ग वहां पर मिलते हैं, लेकिन उन्होंने पक्ष लिया है भोजपुरी लैंग्वेज का, बजाय उनके सॉन्ग वगैरह जो आते हैं। भोजपुरी के साहित्य को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है, ऐसा कहा रवि किशन ने। और इन्होंने कहा कि मैं अपने समुदाय को कुछ देना चाहता हूं, ये भाषा भोजपुरी मेरी पहचान है, ये बहुत बड़ी बात है। और रवि किशन के बारे में तो आप जानते होंगे, ये एक सुपरस्टार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद भी हैं। इन्होंने कहा कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, और ये एक निजी सदस्य के रूप में इन्होंने ये विधेयक पेश किया है, ताकि इस भोजपुरी को एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा सके। 26 जुलाई को संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश करने वाले श्री किशन ने कहा कि वह इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा का मतलब अश्लील गाने नहीं है, बल्कि इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य भी है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इसके लिए ये प्रयास होना भी चाहिए। जहां जहां जिस भाषा ने सांस्कृतिक रूप से एक इतिहास रचा है, या फिर जिस भाषा में साहित्य रचा गया है इतिहास में, उसको संजोकर रखना चाहिए। लेकिन रखेगा कौन? जो उस भाषा के वक्ता हैं, जो उस भाषा के श्रोता हैं, वही रखेंगे। और ये इनके द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया है। यहां पर ये देख पा रहे होंगे रवि किशन जो हैं उस विधेयक पेश करने के दौरान। अब चलिए एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। रवि किशन, जिनका पूरा नाम है रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला, ये किस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं? ये क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा गोरखपुर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये गोरखपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। गांधीनगर से अगर बात की जाए तो यहां से कौन है लोकसभा के सांसद? तो आप कहेंगे अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं। लखनऊ से कौन है? तो लखनऊ से राजनाथ सिंह लोकसभा के सांसद हैं, और राजनाथ सिंह भी केंद्रीय मंत्री हैं। और इनके पास कौन सा दायित्व है, कौन सा कार्यभार है इनके पास? केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। सिरसा से कौन है लोकसभा सांसद? तो नाम आता है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये सिरसा, जो कि हरियाणा में एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां से सांसद हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे रवि किशन हो, ये तीनों ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। अब अगर हम बात करें, जिस बिहार की बात हो रही है, जिस बिहार में ये जो भाषा है भोजपुरी मुख्यतः बड़ी फेमस भाषा है, जिसका अपना साहित्य भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू रवि किशन। तो उस बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये बताना है आपको। अगर आपने लिखा होगा नीतीश कुमार, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड के ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर बात की जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहां के मुख्यमंत्री है? तो आप कहेंगे ये असम के मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी ये वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। एन बीरेन सिंह के बारे में आप कमेंट में बताएंगे कि ये कहां के सीएम हैं, जल्दी से आप बता देना।
अब चलो जी चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मालदीव्स रिज्यूम मेडिकल इवैक्यूशंस विद इंडियाज गिफ्टेड एयरक्राफ्ट। मालदीव ने भारत द्वारा उपहार में दिए गए विमान से चिकित्सा निकासी फिर से शुरू की। प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू है वहां के, नोन फॉर हिज प्रो चाइना स्टांस, थैंक्ड इंडिया फॉर इनेबलिंग द रिजम्पशन ऑफ मेडिकल इवैक्यूशन सर्विस विद सिविलियन एविएशन पर्सनल फ्रॉम इंडिया। चीन का समर्थन करते हैं ये मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। सत्ता में आने से पहले इन्होंने यही नारा दिया था कि मैं अगर सत्ता में आया तो भारत को बाहर कर दूंगा, और जैसे ही ये राष्ट्रपति बने इन्होंने बहुत प्रयास किए, वहां के जो हमारे भारत के सैनिक थे वहां पर तैनात थे उनको इन्होंने बाहर निकालने के लिए आदेश भी जारी किए थे। फिर करते करते एक ऐसा समय आया जब हमारे भारतीय प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे। उनके शपथ लेने के उस कार्यक्रम में इनको न्योता दिया गया था, क्योंकि भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी, पड़ोसी प्रथम। तो पड़ोसी, तो ये पड़ोसी भी है, इसी वजह से इनको जब न्योता दिया गया तो इन्होंने स्वीकार किया, और उन्होंने ये बात भी कही कि ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी जो शपथ ले रहे हैं उसमें मुझे बुलाया। तो चीन का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन तो किसी का सगा है नहीं, वो तो आप बखूबी जानते ही हैं। इन्होंने भारत से नागरिक उड्डयन कर्मियों के साथ चिकित्सा निकासी सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है, ठीक है ना। मालदीव हैज रिज्यूम्ड यूजिंग ए डोर्नियर एयरक्राफ्ट एंड 2 हेलीकॉप्टर गिफ्टेड बाय इंडिया। इनको ये डोर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर जो भारत के द्वारा गिफ्ट किए गए हैं उनका उपयोग करते हुए चिकित्सा जो निकासी है इन्होंने फिर से शुरू कर दी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच द्वीपीय देश में 3 विमानन प्लेटफॉर्मों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों के प्रत्यावर्तन पर सहमति बन गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार भारत के प्रति इनको समझना भी चाहिए। भारत एक उदार प्रकार का देश है। हमारी सोच तो वैसे कभी नहीं रही है ना किसी पर कब्जा कर लें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चीन के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, ये पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कभी तो समझेंगे ही, अपने ही हैं। और जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और ये हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। चलिए जी, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। द्वीपीय राष्ट्र मालदीव कहां स्थित है? इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये हमारा पड़ोसी देश है, और आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक हमारा समुद्री दोस्त भी है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? यहां पर जैसे अगर आपसे पूछा जाए मालदीव के बारे में तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले, और ये रहा मालदीव का राष्ट्रीय ध्वज। मालदीव भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यूएन के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस। तो ये यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बना? 21 सितंबर 1965 को मालदीव यूएन का सदस्य बना, ठीक है। चलिए जी, यहां पर आप देख लीजिए ये रहा हमारे भारत का एक छोटा सा हिस्सा, इसके साथ में आपको बांग्लादेश श्रीलंका दिखाई दे रहा है। और श्रीलंका के जब आप इस साइड में देखेंगे, यहां पर देखिए येलो कलर से मैंने इंडिकेट किया है, यही तो है मालदीव। हमारे भारत की अगर आप देखेंगे दिशा, तो ये कौन सी दिशा है? भारत की दक्षिण, और ये कौन सी है? पूर्व। तो अगर आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? दक्षिणी। सॉरी, एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक, पूर्व नहीं बोलना है। तो ये आपकी दक्षिणी दिशा हुई, और ये कौन सी हुई? पश्चिमी दिशा, क्योंकि पूर्व तो इधर है ना। तो इस प्रकार से अगर आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो इसे आप क्या बोलेंगे? दक्षिणी पश्चिमी। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये मालदीव, जो कि एक द्वीपीय देश है। इसकी अर्थव्यवस्था जो है किस पर टिकी हुई है? ये आप कह सकते हैं कि पर्यटन पर टिकी हुई है। हमारे भारत से बहुत सारे जो आप कह सकते हैं सेलिब्रिटीज हैं, जो अमीर घराने के लोग हैं, वो यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं।
और उसी वजह से इनका गुजारा चलता है। यहां पर ये बड़ा ही विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप क्षेत्र में गए हुए थे, वहां पर उन्होंने फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाली थी। तो यहां पर भी क्या है, ये बड़ा मुद्दा बन गया था। जाहिर सी बात है, अपने जो क्षेत्र हैं उनका क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करना चाहिए। वही तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद से थोड़ा थोड़ा मनमुटाव भी होने लगा हमारे और मालदीव के बीच में। हालांकि मनमुटाव तो इनकी तरफ से था, हमारे मन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट्स बीजेपी चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। यूनियन मिनिस्टर्स अमित शाह एंड जेपी नड्डा अटेंडेड द फर्स्ट सच मीटिंग आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ऐसी पहली मीटिंग में भाग लिया है और उसमें केंद्रीय बजट पेश होने के बाद भी ये पहली मीटिंग आप कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे हेल्ड ए मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी रूल्ड स्टेट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं या फिर उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो सब यहां पर आए थे। और किस प्रकार की यहां पर बातें हुई, तो शासन से संबंधित जो मुद्दे बनते हैं उनका मूल्यांकन इसमें किया गया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह और जेपी नड्डा, अमित शाह के बारे में तो आपको पता ही है कि ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा। इन्होंने कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की, जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम आए थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की बारे में अगर बात की जाए तो क्या आप बता सकते हैं यहां पर कौन है? ठीक है, अभी थोड़े ही समय पहले बने थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड की बात की जाए तो सुक्खू जी हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में राय हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी, और इसी प्रकार राजस्थान ओडिशा में कौन है, तो जो अभी बने हैं एक आदिवासी नेता जिनके बारे में मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है। ठीक है, गोवा के जो हैं सावंत जी, असम के अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था विश्व शर्मा के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू और मणिपुर में आप बता दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो राज्य हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सब इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे और कुछ बातें जो कि शासन से संबंधित हो सकती हैं उनसे संबंधित बातें हुई, उनकी अवधि का मूल्यांकन भी इसमें किया गया। यहां पर ये इसका नाम क्या रखा गया, मुख्यमंत्री परिषद। 28 जुलाई 2024 को ये बातें हुई। ठीक है, चलिए जी, अब हम नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ये बातें हुई। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये 2014 में आए थे एज ए पीएम। तो ये बताइएगा आप कि हमारे भारत में ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने, तो आप कहेंगे कि ये 14वें प्रधानमंत्री हैं हमारे भारतवर्ष के। अगर गुलजारी लाल नंदा को एज ए प्रधानमंत्री शामिल ना किया जाए तो ये 14वें हैं। अगर उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये 15वें कहलाएंगे, लेकिन आपको क्या लिखना है, 14वां ही लिखना है, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा कभी भी प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए गुलजारी लाल नंदा। फिर बाद में दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके बाद में फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत बातें बताई हुई हैं और ये 14वें बने थे। इन्होंने कब ये शपथ ली थी, 26 मई 2014 की बात है। और ये आपको पता है प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के सीएम भी थे और ये दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री हैं।
प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति आप इनको कह सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कवर हो गया होगा। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये बातें कवर हुई हैं तो ठीक है ना। चलिए जी, और इनका अभी तीसरा कार्यकाल चल रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी एनडीए की सरकार बनी और 2024 में भी अभी गठबंधन की सरकार चल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये इनका पहला कार्यकाल आप कह सकते हैं शुरू हुआ था 26 मई 2014 को, और फिर इनका एज ए पीएम दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 30 मई 2019 को इन्होंने दूसरी बार शपथ ली। अब ये इनका तीसरा कार्यकाल है और ये इन्होंने शपथ कब ली थी? 9 जून 2024 को इन्होंने शपथ ली थी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। एनडीए जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कह देते हैं, हिंदी में इसे हम कहें तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें कई पार्टियां हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट्स 6 न्यू गवर्नर्स, रीशफल्स 3 अदर्स। हमारे भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, 3 अन्य में फेरबदल किया है। लक्ष्मण आचार्य अपॉइंटेड असम गवर्नर, गुलाब चंद कटारिया रिप्लेसेस बनवारी लाल पुरोहित इन पंजाब। लक्ष्मण आचार्य जो हैं उनको असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? गुलाब चंद कटारिया अब पंजाब के गवर्नर रहेंगे और इनसे पहले कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। यानी कहने का भाव ये है, गुलाब चंद कटारिया पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित की जगह अब राज्यपाल रहेंगे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो यहां पर आप देख सकते हैं 6 नए गवर्नर बने हैं, 3 ऐसे हैं जिनको रीशफल किया गया है, यानी कि एक की जगह दूसरे का बदलाव किया गया है, फेरबदल किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि ये जो विज्ञप्ति है इसमें ये कहा गया कि जो ये बदलाव है ये कब किया गया है? 27 जुलाई की तिथि वाली शनिवार की मध्य रात्रि को। ठीक है, इन ए पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज बीजेपी वेटरन ओम माथुर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ सिक्किम। इसमें अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं ओम माथुर, उनको सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की जगह पर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। और आपको पता है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं, ठीक है, पहले कहां पे थे बता सकते हैं क्या? ये पहले थे मणिपुर के। तो मणिपुर की जो राज्यपाल की जगह हैं उनकी जगह पर अनुसुईया उइके आ चुकी हैं और उनको कहां का बना दिया है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का बना दिया है। क्लियर हुआ? अब इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। ठीक है, लेकिन असम के ये मूल रूप से राज्यपाल रहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको राज्यपालों से संबंधित ध्यान में रखनी है। अब अगर राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अपने इस YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे और शॉर्ट्स वीडियो भी आपको अपलोड करवा देंगे ताकि आपको वहां से क्वेश्चन करने में मुश्किलात ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति के पास आपको पता है बहुत पावर होती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो काम करने के जो सलीके हैं वो किसके पास दिए गए हैं? वो प्रधानमंत्री के पास दिए गए हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, वो आपको पता ही होगा। एक क्वेश्चन इसी से संबंधित मैंने आपसे पूछा है, आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा है ना इसमें उपराष्ट्रपति, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त?
तो आप कहेंगे राजीव कुमार है। राजीव कुमार यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? तो ये चुनाव आयोग के मुखिया होते हैं। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यही वो है मुख्य चुनाव आयोग जिसकी वजह से चुनाव बड़े बेहतरीन तरीके से संपन्न हो पाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल, किसी भी अलग अलग राज्यपालों की बात करें तो इनकी नियुक्ति कहां पर की जाती है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कौन बनाए गए हैं? गवर्नर। तो इसमें आपको लिख देना है पहले पूर्व, आप कह सकते हैं असेंबली, जो महाराष्ट्र की असेंबली है जिसे हम महाराष्ट्र की विधानसभा बोल देते हैं, तो उसके स्पीकर रह चुके हैं हरिभाऊ किशन राव। हरिभाऊ किशन राव ये नए राज्यपाल बनाए गए हैं राजस्थान के। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और जैसे बात करें त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णु देव वर्मा, उनका नाम भी आपने सुना होगा। उनको कहां का राज्यपाल बनाया गया है? तेलंगाना का। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन है? तो लिख देना आपको जिष्णु देव वर्मा। ठीक है। और कुछ बातें मैंने आपको उसमें न्यूज में भी बताई थी, है ना, 3-4 नाम मैंने उसमें भी आपको लिखवा दिए हैं। और इसके साथ में अगर और देखे जाएं तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाए गए हैं पुडुचेरी के। लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन भी आएगा, दूसरी क्लास जो है ना आपकी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी बनाया है आपके लिए। कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और सिक्किम का मैंने वैसे अब बता दिया, सिक्किम के बारे में और थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज हो जाए। सिक्किम के कौन बने हैं? तो आप लिखेंगे ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर जो हैं वो पहले क्या रह चुके हैं? तो ये पूर्व राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। क्लियर हुआ इसी प्रकार आपको? और झारखंड के भी नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उनका नाम क्या है? संतोष कुमार गंगवार, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। संतोष कुमार गंगवार, ठीक है ना। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता हुआ। वहीं जब हम बात करें एक और राज्य की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं असम। असम के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया न्यूज में। तो कौन बने हैं? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो पहले मणिपुर के थे, अब मणिपुर में फिर किसकी एंट्री हो चुकी है एज ए राज्यपाल? तो फिर किसका नाम लिखेंगे आप यहां पर? अनुसुईया उइके का नाम। अनुसुईया उइके जो हैं वो मणिपुर की राज्यपाल की भूमिका निभाएंगी। और इसके अलावा कौन सा राज्य रह गया है अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का नाम लिख देते हैं। चलो, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको इसमें ध्यान में रखना है रमेन डेका। रमेन डेका भी पढ़ने को मिलेगा आपको, या फिर रमेन डेका भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। और जैसे हम बात करें मेघालय में भी अब क्या किए गए हैं? नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। मेघालय, मेघों का आलय, तो उनका नाम क्या है? चौधरी विजय शंकर, सॉरी एक सेकेंड, टाइपिंग मिस्टेक। ये टाइप क्या हो गया? चलिए कोई ना, विजय शंकर। एक मिनट, इसमें शायद थोड़ी सी दिक्कत आ गई है टेक्निकली। 1 मिनट। एक सेकंड रुक जाइए जरा। हाँ जी, तो चौधरी विजय शंकर जो हैं वो कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो आप कहेंगे मेघालय के बनाए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी बनते हैं मैं आपको बता दूंगा। और ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा सीपी राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के गवर्नर की भूमिका निभा रहे थे।
वो अब महाराष्ट्र के बन जाएंगे। ठीक है, उनको रिशफल किया गया है। महाराष्ट्र के कौन रहेंगे अब, तो आपको नाम लिख देना है सीपी राधाकृष्णन का, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम बात करें असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, अब उनको पंजाब का गवर्नर बना दिया गया है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए जी, और सिक्किम का तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा जैसे और क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, कुछ अगर बातें रह भी गई हैं तो चिंता मत करो, इसमें टेक्निकली कुछ इश्यू आ रहा है अपने लैपटॉप में, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। एट नीति आयोग मीटिंग पीएम मोदी कॉल्स फॉर कंबाइंड एफर्ट्स फॉर स्टेट्स। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी द ओनली अपोजिशन लीडर्स टू अटेंड द मीटिंग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बैठक में शामिल होने वाली एकमात्र विपक्षी नेता थी, उन्होंने भी ये बैठक से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई, 5 मिनट के बाद मुझे बोलने नहीं दिया गया, उन्होंने ये बातें कही। लेकिन हम भारतीय प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने अपना कौन सा मुद्दा रखा, विकसित भारत 2047। अगर ये बात सही है कि इन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई तो ये बात तो गलत ही है ना। अगर हम एक एज ए सीएम की भूमिका निभा रहे हैं किसी एक बड़े राज्य में तो जाहिर सी बात है बोलने का तो इसमें हक बनता भी है। नीति आयोग के सीईओ जो है ना वो कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। तो बीवीआर सुब्रमण्यम ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक से कुछ अपडेट दी हैं। उन्होंने कहा कि 10 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और एलजी इसमें शामिल हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा सत्र में व्यस्त थे, इस वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। ठीक है, नीति आयोग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी न्यूज आप देख लीजिए, ममता बनर्जी ने क्यों वॉकआउट किया था। उन्होंने कहा कि मुझे बोलने से उसमें रोका गया क्योंकि ये एकमात्र विपक्षी जो नेता थी उसमें शामिल होने वाली। यहां पर ये देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक संपन्न हुई। एक क्वेश्चन जो बड़ा प्यारा सा आपके लिए बनता है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि क्या ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। नीति आयोग, भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो आप कहेंगे पहला पॉइंट तो ठीक है, योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी और ये योजना आयोग योजना बनाता था आगामी 5 सालों के लिए। पंचवर्षीय योजनाओं का नाम तो आपने सुना होगा। आने वाले 5 साल कौन सी योजना को हम लागू करेंगे, किस प्रकार से हम कार्य को करेंगे, तो ऐसी योजनाएं बनाई जाती थी पहले। फिर ऐसा महसूस किया गया कि ये योजना आयोग जो है वो अब कारगर सिद्ध नहीं रह गया है। इसी वजह से 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ये आप बखूबी जानते हैं। अगर आपने इसमें लिखा होगा बोथ ए एंड बी, यानी पहला और दूसरा दोनों ठीक हैं, तो आपने अच्छी बात बताई है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं, तो आपको बताना है, इसमें नाम लिख देना है सुमन बेरी का। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। अब चलो नेक्स्ट न्यूज की हम बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लाइकली टू विजिट यूक्रेन ऑन अगस्त 23। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे 23 अगस्त को। मिस्टर मोदी वुड बी वन ऑफ द फ्यू लीडर्स टू विजिट रशिया एंड यूक्रेन आफ्टर द वॉर बिगेन। जैसे कि आपको पता है यूक्रेन और रूस का युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है। अब इस युद्ध के शुरू होने के बाद में हमारे ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये पहले नेता होंगे जो वहां की यात्रा करेंगे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिकी नेताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा मॉस्को में भी पुतिन को गले लगाने की आलोचना भी की थी, जैसे कि आपको पता है, जबकि रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, एक मानवता के लिए सोचना भी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ने तो किसका क्या ही बिगाड़ा होगा। तो युद्ध क्या है, ये किसी का हल हो नहीं सकता। हमने सबसे पहले न्यूज में यही तो किया था, जब टोक्यो में अनावरण किया था जयशंकर ने, उन्होंने यही तो अहिंसा के बारे में बातें बताई थी कि महात्मा गांधी का क्या मानना था। प्लानिंग इज अंडर वे फॉर ए विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू यूक्रेन, likely on August 23 for what would be his first trip to the war-torn country, officially and diplomatic sources confirmed. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has reacted sharply to Mr. Modi visit to Moscow earlier this month. वो न्यूज हमने कवर की भी थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन यात्रा की योजना जैसे ही बनाई जा रही है, ये संभवतः है कि 23 अगस्त को होगी। युद्धग्रस्त क्षेत्र की यह उनकी पहली यात्रा है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें इसी यूक्रेन के बारे में, ये जो यूक्रेन है, इस यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो इसके बारे में आपको पता है, इसकी राजधानी है कीव। यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज ऐसा दिखता है, आप देख लीजिए। रटने की आपको कोई भी आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन भी यूएन का सदस्य है। यूएन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूक्रेन यूएस का सदस्य बना था। क्लियर। चलिए, अब यहां पर ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, ये कब की फोटो है, तो ये अभी G7 समिट जो हुआ था इटली में, है ना, तो ये उसी समिट के दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर वार्तालाप करने के लिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे। अब जैसे हम बात करें G7 समिट के बारे में, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि इटली में ये संपन्न हुआ था। इटली में G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। रोम, फ्लोरेंस, कैटेनिया, बोगो, एगार्जिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपने ऑप्शन टिक किया है डी, देन यू आर राइट। तो यहां पर जैसे हम बात करें G7 इटालिया, तो यहां हमारे भारत की अगर बात करें तो ये G7 का सदस्य तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो 50वां शिखर सम्मेलन जो हो रहा था, इसमें भारत को भी न्योता मिला। भारत के साथ अन्य जो कई देश थे उनको भी न्योता दिया गया, चाहे वो उस G7 शिखर सम्मेलन के सदस्य ना भी हों। ठीक है, तो इस G7 के बारे में आपको थोड़ा सा और जान लेना चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मनु भाकर विन्स ब्रॉन्ज इन विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, गेट्स फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक। अभी हमारे भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में खाता खोल दिया है। किसने? मनु भाकर ने। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है और भारत का यह पहला पदक है इस पेरिस ओलंपिक 2024 में। विद दिस ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर बिकम्स फर्स्ट इंडियन विमेन शूटर टू विन एन ओलंपिक मेडल। इस कांस्य पदक जीतने के साथ मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली भारतीय महिला निशानेबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता है, तो नाम आप मनु भाकर का लिख देना। शुरुआत भी इन्होंने की है, एक नया रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। 22 साल की हैं ये मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने ये कारनामा किया है, एक ऐतिहासिक कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी भारतीय महिला निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक जीता है। आज तक ऐसा कारनामा कभी भी नहीं हुआ। मनु भाकर ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। 16 साल की उम्र में मनु भाकर ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। यह वास्तव में उनका पहला राष्ट्रमंडल खेल था।
भाकर ने ईशा सिंह और रिदम सांगवान के साथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और यह बात है 2022 की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने मनु भाकर को जीत की प्रशंसा दी और हम भी बहुत सम्मान करते हैं इस देश की बेटी का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर ये देख लीजिए, ये है मनु भाकर जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। पहली ये महिला निशानेबाज हैं जो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मतलब कोई भी मेडल लेकर आई हैं। हालांकि इन्होंने ये कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक की अगर बात की जाती है तो ये कब से कब तक आयोजित होंगे, यानी अभी चल रहे हैं, इनकी शुरुआत तो हो चुकी है। 26 जुलाई को ये शुरू हुए थे और 11 अगस्त तक ये चलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024। पेरिस की अगर बात की जाती है तो ये कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है। अब की बार ये ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस के द्वारा करवाया जा रहा है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। भारत का खाता खुल चुका है और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं व्यक्तिगत तौर पर भी। चलिए जी, एक ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक जिस प्रकार से हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट की सबसे बड़ी समिति आईसीसी होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को निर्धारित करती है। उसी प्रकार अगर हम ओलंपिक के बारे में बात करें तो ओलंपिक की जो एक सबसे बड़ी इकाई है उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, क्या ऑप्शन आएगा इसमें? अगर आपने लिखा होगा ना 23 जून 1894 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 23 जून 1894 को आईसी ये जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए, और एक भारतीय निशानेबाज हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विशेष सम्मान दिया है, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, तो वहां पर वो जाके चेक कर लेना। अभिनव नाम है उनका, अभिनव बिंद्रा, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने ओलंपिक खेलों में एक विशेष पहचान बनाई, तो ये हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए बड़े गर्व की बात है। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, विमेन्स T20 एशिया कप। अथापथु समरविक्रमा की शानदार बल्लेबाजी रही। स्पार्कल एज श्रीलंका लिफ्ट्स मेडन टाइटल। महिला T20 एशिया कप के बारे में तो आपने सुन रखा है, अभी ये आयोजित किया गया, फाइनल भी हो चुका है। फाइनल में श्रीलंका की तरफ से अथापत्तु और समरविक्रमा की बल्लेबाजी बड़ी शानदार रही और इसी की बदौलत श्रीलंका ने अपना पहला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चेजिंग 166, श्रीलंका showed no qualms in knocking off the target in 18.4 hours to score 167 and win with 8 ball to spare। 166 रनों का ये लक्ष्य रखा गया था भारत के द्वारा। भारतीय महिला टीम फाइनल में इसमें हार गई, कोई बात नहीं, प्रयास कर लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि 7 बार हम जीत चुके हैं। ये भारत की तरफ से दूसरी बार है कि भारतीय महिला टीम फाइनल में दूसरी बार हारी है। पहली बार जो हुआ था वो उसमें बांग्लादेश ने हराया था और अब की बार श्रीलंका ने फाइनल में हराया है। ठीक है, 28 जुलाई 2024 को दाम्बुला में भारत और श्रीलंका के बीच ये महिला का फाइनल मैच खेला गया और इसमें आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान विकेटों के बीच श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु और हर्षिता समरविक्रमा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। चलिए, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। मूल तो हमें यही है कि ये जो एशिया कप 2024 का है महिलाओं के लिए स्पेशली एक T20 फॉर्मेट है ये, जिस प्रकार हम IPL की बात करते हैं, ठीक है, WPL की बात करते हैं, वो भी T20 फॉर्मेट होता है। ये भी आप कह सकते हैं एक T20 फॉर्मेट है, 20-20 ओवर होते हैं इसमें। और इसमें ये आप दिखाई दे रहे होंगे श्रीलंकाई बल्लेबाज, और श्रीलंका ने इसमें जीत हासिल की। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महिला T20 एशिया कप की
शुरुआत कब हुई थी, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगर आपने इसमें लिखा होगा कि इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, तो आपने इस क्वेश्चन का जवाब बड़े बेहतरीन तरीके से दिया है, ठीक है ना। तो महिला T20 विश्व कप की शुरुआत कब हुई, 2004 में। और ये कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत भी इसमें श्रीलंका से ही हुई थी। अब जैसे हम भारत की बात करें, चलो कोई बात नहीं, भारत इस बार हार गया है श्रीलंका से, और अब श्रीलंका ने अपना खाता भी खोल दिया है एशिया कप में जीतने का। लेकिन भारत के नाम आज भी कितने खिताब हैं इस एशिया कप के, तो आप कहेंगे एशिया कप को भारतीय महिला टीम ने 7 बार जीता है, ठीक है। और इससे पहले अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका भारत से 5 बार फाइनल में हारी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत श्रीलंका से फाइनल में हारी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने एक मेहनत का प्रदर्शन किया और जीत हासिल की, और मनु भाकर जिन्होंने हमारे भारत के लिए एक बड़ा ही, आप कह सकते हैं, रोमांचक, एक इतिहासकारी क्षण प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है और भारत का पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मेडल जीतकर खाता भी खोल दिया है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चली है क्योंकि शनिवार रविवार की आपकी छुट्टी रहती है, इस वजह से उन दोनों दिनों की भी आपकी क्लास हुई और एक आज का दिन भी बनता था, यानी कि 3 दिनों का ये करंट अफेयर संपन्न हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जो भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है और उस पर अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं क्विज कॉन्टेस्ट वाला, तो उसका लिंक भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो 2 बातें हो गई हैं, एक तो आपके YouTube की जिस पे आप क्लास कर रहे हैं, और एक आपकी हो गई टेलीग्राम पे जिस पे आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हुआ, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्स। तो इस प्रकार के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी पर सर्च कर लेना EduRohi24, हम आपको वहां पर मिलेंगे। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।